हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड लैब असिस्टेंट तथा उत्तराखंड पुलिस मुख्य आरक्षी के लिए हम फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसका ये पार्ट 7 है। इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेम्परेचर इज डिफाइंड बाय। तापमान किस नियम द्वारा परिभाषित किया जाता है? पहला नियम या दूसरा नियम, तीसरा नियम या जीरोथ लॉ, शून्य नियम। तो 4 नियम मैंने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स में, 4 नियम। तो मैंने आपको चैप्टर वाइज वाली वीडियो में चारों नियम बताए थे, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जीरोथ लॉ होता है वो तो बताता है हमारा टेम्परेचर के बारे में, और ये किस चीज़ के बारे में बात करता है? थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, तापमान साम्यावस्था की बात करता है ये। ठीक है। फर्स्ट लॉ ये क्या बताता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है। सेकंड लॉ ये हमारा बताता है हीट फ्लो के बारे में, यानी हीट किधर से किधर फ्लो हो रहा है इसके बारे में बताता है सेकंड लॉ। थर्ड लॉ किसके बारे में बताता है? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो ये थे हमारे 4 नियम है ऊष्मागतिकी के। और तो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि टेम्परेचर किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? तो जीरो लॉ, जिसमें हम थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी तापमान साम्यावस्था के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? साम्यावस्था क्या होता है? जब दो बॉडी ए और बॉडी बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बॉडी सी को अगर हम इस दोनों के संपर्क में लाएंगे तो ये भी इनके साथ क्या हो जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि जीरोथ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस आर। इस वीडियो में हमारा मेन एम होगा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस, जिसमें कौन कौन सी प्रोसेस आती है? एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक, ठीक है, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। ठीक है, इन चारों प्रोसेस के ऊपर ही ये वीडियो फोकस है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर की, उसमें हम एंट्रोपी, एंथ्रोपी और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल उनको सॉल्व करेंगे। इस वाली वीडियो में जो मेन एम है हमारा वो ये 4 प्रोसेस को समझना, और जो थर्मोडायनेमिक्स के नियम है उनके बारे में समझना, और बेसिक टर्म्स देखेंगे इसमें। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस आर इंडिकेट इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये हमें डायग्राम दे रखा है, इसमें प्रोसेसेस है, 4 प्रोसेसेस है और उनका मिलान करना है। ठीक है। तो देखिए डायग्राम में ये प्रोसेस नंबर 1 है यहाँ पे, जो कि ऐसे में, ठीक है, बिल्कुल खड़ी लाइन है ये ऐसे में। ये वाली जो खड़ी लाइन है ये क्या है? प्रोसेस नंबर 1। और प्रोसेस नंबर 2 ये है, ये वाली लाइन है जो, ये प्रोसेस नंबर 2। प्रोसेस नंबर 3 ये वाली लाइन है, ठीक है, ये प्रोसेस नंबर 3। और प्रोसेस नंबर जो 4 है वो पड़ी हुई लाइन है बिल्कुल, जो ऐसे में बिल्कुल हॉरिजेंटल है जो। ठीक है। तो हमें बताना है, तो मैं आपको एक एक करके सब बता देता हूँ। ठीक है। चैप्टर वाइज वीडियो में मैंने आपको बताया था एडियाबैटिक और ये आइसोथर्मल, इन सब के बारे में। फिर भी यहाँ पे एक बार मैं अच्छे से आपको डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि इस पूरी वीडियो में हम इन्हीं 4 को डिस्कस करने वाले हैं, और इस वीडियो के एंड तक आपको इन चारों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे इनसे रिलेटेड। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आइसोबारिक की। आइसोबार मतलब कि जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? समान होगा। बार मतलब कि प्रेशर जो होगा वो समान होगा। ठीक है। प्रेशर समान होगा, यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम प्रेशर देखेंगे तो वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जैसे कि ये अगर मैं पीवी आरेख बनाता हूँ, ठीक है, पीवी ग्राफ बनाता हूँ, जो ऊपर वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है जो, सॉरी, वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रेशर को। तो अगर मैं एक लाइन ये खींच देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर निकालूंगा तो वही होगा, यहाँ पे निकालूंगा वही होगा, यहाँ पे निकालूंगा वही होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है? प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे प्रेशर समान है। तो इसको क्या बोलेंगे? हम आइसोबारिक बोलेंगे। ठीक है। आइसोबारिक समझ में आ गया। फिर एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है? जो तापमान होता है वो समान होता है। ठीक है। जैसे कि पीवी आरेख खींचता हूँ मैं, ये पीवी आरेख है, ये मैंने एक तापमान वाली रेखा खींच दी जो है 50 केल्विन की है ये। ठीक है, ये वाली लाइन। तो इस पूरी लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप तापमान निकालोगे तो 50 केल्विन ही आएगा। ठीक है। तो इस वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल, यानी कि जिस पे तापमान क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। तो आइसोथर्मल और आइसोबारिक समझ में आ गया। फिर एक होता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक यानी कि जिसका आयतन समान होता है। ठीक है। आइसोकोरिक में क्या होगा? आयतन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक। और एक चीज और रखना है आपको याद, कि आइसोकोरिक में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ऐसा क्यों होता है ये आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे की जो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। फिर जो मेन होता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है ये मैंने आपको बढ़ाया था अच्छे से, कि सबसे पहले तो जो ये सिस्टम होगा जिसमें एडियाबैटिक प्रोसेस होगा वो फुल्ली क्या होगा? इंसुलेटेड होगा बाहर के वातावरण से, जिससे कि इसका तापमान बाहर के वातावरण के तापमान से अफेक्टेड नहीं होगा। बाहर का जो तापमान है, अंदर का जो तापमान होगा सिस्टम के अंदर, उन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बीच में होगी एक इंसुलेटर। ठीक है। तो एडियाबैटिक ये हो गया। और इसमें सडन चेंज होता है, एकदम से चेंज हो जाएगा। ठीक है। और जब हम कर्व बनाते हैं पीवी आरेख में,
इसका एडियाबेटिक का, तो सबसे तीखा बनता है। तीखा मतलब कि सबसे ज़्यादा घुमावदार, सबसे ज़्यादा घुमावदार जो होगा वो समझ लीजिए एडियाबेटिक का होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है। ठीक है, इसका जो प्रोसेस होता है बहुत जल्दी होता है, इसलिए जो इसका जो ये होता है कर्व बनता है बहुत घुमावदार बनता है, सबसे घुमावदार यही होता है। ठीक, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगी आपको धीरे धीरे सब समझ में आता रहेगा। ठीक है, एक बार में अगर मैं बता दूंगा तो खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ठीक, तो देखिए डायग्राम को देखिए, डायग्राम में जो प्रोसेस नंबर 1 है उसको देखते हैं। प्रोसेस नंबर 1 ये है, इसमें देखिए प्रोसेस नंबर 1 ऐसी है, मतलब ऐसे है, देखिए ऐसे बिल्कुल खड़ी लाइन है। खड़ी लाइन इसका मतलब ये क्या हुआ, अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूंगा, ये पी वी आर है ना, देखिए मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ, ये वी है, ये पी है, और ये है प्रोसेस नंबर 1। ठीक है, प्रोसेस नंबर 1 ये है। तो अगर मैं मानता हूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, या फिर नीचे वाले या ऊपर वाले दोनों किसी को मान लेता हूँ, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ कॉमन दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे अगर वॉल्यूम निकालूंगा तो कांस्टेंट आएगा, इस पॉइंट पे निकालूंगा तभी भी कांस्टेंट, इस वाले पे तभी भी कांस्टेंट, यानी कहीं कहीं पे भी निकालूंगा मैं, किसी भी पॉइंट पे वॉल्यूम देखूंगा तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ऐसे में है वो। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। और वॉल्यूम किसका कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक का, आइसोकोरिक का। तो जो प्रोसेस नंबर 1 है वो क्या हो गया, आइसोकोरिक हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस नंबर 4 देखते हैं। प्रोसेस नंबर 4 ये है। ठीक है, इसको अलग से बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया पी और ये हो गया वी, और ये है प्रोसेस नंबर 4। ठीक है, इसमें हमें दिख रहा है कि ये क्या है, अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि ये अगर इस पॉइंट पे निकालूंगा तो प्रेशर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे प्रेशर सेम आएगा, इस पॉइंट पे भी प्रेशर सेम आएगा, इस पॉइंट पे भी प्रेशर सेम आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर सेम आ रहा है, और प्रेशर सेम किस में होता है, आइसोबारिक में। तो प्रोसेस नंबर 4 क्या है, आइसोबारिक, आइसोबारिक। ठीक, अब दो प्रोसेस बच गई हमारी, प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 3। ठीक, तो प्रोसेस नंबर 3 देखिए, ये वाली लाइन है जो इसके ऊपर है, प्रोसेस नंबर 3, और ये वाली लाइन दिख रहा होगा आपको, ये वाला कर्व दिख रहा होगा, ये कितना है, 500 केल्विन पे है। और ये जो प्रोसेस ये इसी के ऊपर है, इसी वाले कर्व के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यानी कि अगर इस पॉइंट पे निकालूंगा तो भी कितना आएगा, 500 केल्विन, इस पॉइंट पे निकालूंगा तभी भी 500 केल्विन, इस पे निकालूंगा तभी भी 500 केल्विन। ठीक है, क्योंकि वो एक ही रेखा पे लाई कर रही है ये प्रोसेस। ठीक है, इस वाली रेखा पे। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। तो ये कौन होगी, जिसमें टेम्परेचर समान होता है, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल, समतापीय। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस नंबर 3 हो गया आइसोथर्मल। ठीक है, अब बच गया हमारा एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक सबसे ज़्यादा घुमाव जिसमें होता है, एडियाबेटिक होता है सबसे ज़्यादा कर्व, आपको यहीं दिख रहा है सेकंड नंबर वाले में, तो सबसे ज़्यादा कर्व इसमें है, तो सेकंड नंबर वाला क्या हो गया हमारा, एडियाबेटिक, यानी कि हृदयोष्म प्रक्रम हो गया। ठीक है, तो ये इसका मिलान था। ठीक है, एडियाबेटिक कौन सा हो गया, सेकंड वाला। ठीक, प्रोसेस नंबर 1 क्या है हमारा, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक हो गया। प्रोसेस नंबर 3 ये है हमारा आइसोथर्मल, और प्रोसेस नंबर 4 है हमारा आइसोबारिक। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीवी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस इन अ piston cylinder assembly undergoes a thermodynamics process is shown in the figure. The process is, एक फिगर दे रखा है हमें और हमें बताना है कि ये कौन सी प्रोसेस है। तो पीछे मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया, तो आप देख के बता सकते हो। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इसमें पीवी कर्व दे रखा है। ठीक है, पीवी ग्राफ दे रखा है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो ये लाइन है, कर्व है, जो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूंगा तभी भी पी क्या होगा, उतना ही होगा, यहाँ पे निकालूंगा तभी भी पी उतना ही, यहाँ पे पी इतना ही। ठीक है, यानी इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर किस में कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक में। ठीक है, समदाबीय प्रोसेस है ये। ठीक है, समदाबीय प्रक्रम किस में है, आइसोबारिक, किधर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, द सेम गैस इज कंप्रेस्ड सेपरेटली थ्रू एन एडियाबेटिक प्रोसेस अंटिल इट्स वॉल्यूम इज अगेन रिड्यूस टू हाफ, देन। ठीक, हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि एक गैस है उसको हम कंप्रेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, आइसोथर्मली, पहले उसको हम कर रहे हैं आइसोथर्मली कंप्रेस्ड, और ऐसे कंप्रेस्ड कर रहे हैं कि उसकी वॉल्यूम का आधा ले आ रहे हैं। जो उसकी वॉल्यूम अगर पहले वी है तो उसको हम V/2 कर दे रहे हैं। ठीक है, और फिर सेम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं दूसरे तरीके से, किस वाली प्रोसेस से, एडियाबेटिक प्रोसेस से। इसमें भी हम सेम कर रहे हैं, उसकी वॉल्यूम को आधा कर दे रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एन एडियाबेटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क। वर्क के सेंस में पूछा जा रहा है कि किस में ज़्यादा वर्क लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, डायग्राम बना के देखिए। PV आरेख बनाते हैं, ये हो गया V और ये हो गया P। ठीक है,
माना कि ये कोई इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम क्या होगा, V0 मान लेता हूँ, और V/2 करना है हमें वॉल्यूम। ठीक है, पहले हम आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम आइसोथर्मल की बात करते हैं। आइसोथर्मल में क्या बताया था मैंने कि जो हर पॉइंट पे क्या होगा, टेम्परेचर सेम होगा। तो अगर मैं यहाँ से ये V0 है, ठीक है, वॉल्यूम, और हमें लेके जाना है V/2 तक। एक कर्व खींच देता हूँ मैं, ये खींच दिया मैंने एक कर्व, ये डबल नहीं होगा, ये खींच दिया एक कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे तो था ये कितना था, V0, और यहाँ पे क्या हो गया, ये V/2 हो गया, आधा कर दिया हमने। ठीक है, एक कर्व ऐसे खींच दिया हमने। ठीक, और ये क्या है, आइसोथर्मल है। ठीक है, अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर देखूंगा तो वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब दूसरा उसने बोला कि सेम वही गैस है, और उसको हमने क्या किया, एडियाबेटिक प्रोसेस से हम उसका वॉल्यूम आधा कर रहे हैं। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या बताया था मैंने आपको, जो कर्व बनेगा वो बहुत ज़्यादा घुमावदार बनेगा, सबसे ज़्यादा घुमावदार बनता है, यानी इससे भी ज़्यादा घूमेगा वो। ठीक, तो उसका शुरू में वॉल्यूम क्या था, V0 था। ठीक है, उसको हमने V/2 करना है। ठीक है, तो ये घुमा यहाँ से। और एक चीज़ और बताना है मेरे को आपको, कि जब भी आप ये कर्व बनाओगे तो ये इनिशियल पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, वरना आप ये गलत बना दोगे कि कभी इसको नीचे बना दोगे, कभी उससे ऊपर बना दोगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ से आपने कर्व को खींचना है। ठीक है, जैसे डेफिनेशन होती है, जैसे आइसोथर्मल में एक कर्व होता है जो जिसके सारे पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है सेम होता है। एडियाबेटिक में क्या होता है, कर्व होता है, सबसे ज़्यादा घुमावदार होता है। ठीक है, ये होता है। तो मैंने यहाँ इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक बना दिया इसका। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे वाली लाइन किसकी है, आइसोथर्मल की, आइसोथर्मल। ऊपर वाली लाइन किसकी है, ऊपर वाली लाइन है हमारी एडियाबेटिक की। ठीक है, हमसे पूछा गया कि ज़्यादा वर्क किस में होगा। वर्क क्या होता है, जो ये कर्व है ना, कर्व जो ये नीचे वॉल्यूम वाली लाइन है ना, इसके साथ जितना भी एरिया कवर करता है वो वर्क के बराबर होता है। यानी अगर मैं इसकी बात करूं आइसोथर्मल की, आइसोथर्मल की लाइन ये वाली थी, एक मिनट में पेन चेंज कर देता हूं। ये वाली जो लाइन है नीचे वाली, और ये है जो V वाली एक्सिस, इसके साथ जितना भी एरिया कवर कर रहा है, ये हो गया हमारा वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो इतना काम कौन कर रहा है, आइसोथर्मल में। ठीक है, अब देखिए एडियाबेटिक में कितना काम हो रहा है, इतना तो होगा ही, प्लस ये भी तो होगा ऊपर का, यानी इस वाली लाइन, और इसमें कलर एक बार और चेंज कर देता हूँ। ये वाली लाइन थी एडियाबेटिक की, और इसके साथ बनाएगा वो जो भी एरिया, जो V वाली है वॉल्यूम के साथ, जो भी वॉल्यूम वाली लाइन है उसके साथ जितना भी एरिया कवर करेगा वो होगा उसका वर्क। तो ये एडियाबेटिक कितना करेगा, इतना। तो आप देखिए एरिया किसका ज़्यादा है, एरिया किसका ज़्यादा है, एडियाबेटिक प्रोसेस का। एडियाबेटिक प्रोसेस का एरिया ज़्यादा है, और मैंने अभी आपको ये बताया वर्क डन कितना होता है, जितना एरिया होता है उसके बराबर होता है। इसने इतना एरिया काम किया नीचे वाले ने, तो उसका वर्क डन उतना होगा। एडियाबेटिक ने इतना किया, इतना एरिया कवर किया, तो इसका वर्क डन इतना होगा। ठीक है, तो आप देखिए वर्क डन वो ज़्यादा करेगा जिसने एरिया ज़्यादा कवर किया। एरिया ज़्यादा किसने कवर किया है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस ने। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल में, जब हम उसके वॉल्यूम को V से कहाँ ला रहे हैं, V/2 तक। ठीक है, ये हो गया। और ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि वॉल्यूम घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं। देखिए वॉल्यूम को घटा रहे थे हम, इसलिए हमें पीछे को लेके आया। अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाता तो ये ग्राफ आगे की साइड जाता, और तब ये उल्टा हो जाता। तब ये जो है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस की लाइन जो है वो ऊपर बनती है एडियाबेटिक से, तब ये पूरा कंडीशन चेंज हो जाता। ठीक है, ये अभी हम आगे वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको बस इतना बताना था मुझे कि जो ये कर्व होता है, कर्व और जो ये V वाली लाइन होती है, इसके बीच में जितना भी एरिया कवर होता है उसी को बोलते हैं वर्क डन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया हमारा, कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसमें ज़्यादा वर्क डन होगा एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाय मीन ऑफ द सेवरल प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन द मैक्सिमम वर्क बीइंग डन। ठीक है, सेम वैसा क्वेश्चन है। अब इसमें बोला है कि ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उसने बोला कि एक कोई प्रोसेस है, उसके द्वारा हमने किसी आइडियल गैस को कंप्रेस्ड किया और उसके वॉल्यूम को, आयतन को आधा कर दिया। ठीक है, तो किस में सबसे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, एडियाबेटिक है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन को किया, PV ग्राफ बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि एरिया सबसे ज़्यादा किसका कवर हो रहा है, वही सबसे ज़्यादा वर्क डन भी करेगा। ठीक है, अब मैं इसमें एक ऑप्शन को तो ऐसे एलिमिनेट कर सकता हूँ, किसको, आइसोकोरिक को। मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि जो आइसोकोरिक होता है उसमें क्या होता है, वर्क डन होता है 0। क्यों होता है, अभी मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे बताता हूँ क्यों होता है। देखिए, क्योंकि PV अगर आरेख बनाऊँ मैं, यहाँ पे बना दिया मैंने PV आरेख। ठीक है, आइसोकोरिक में मैंने क्या बताया कि जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है।
वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी कोई इस टाइप की बनेगी रेखा। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकालूँ और यहाँ पे वॉल्यूम निकालूँ तो सेम ही होगा। और ऐसे भी देखिए ये एरिया कवर ही नहीं कर पा रहा है। एरिया कहाँ कवर कर रहा है, एरिया कुछ बना ही रह रहा है, एरिया कुछ बना ही नहीं रहा है वी के साथ। तो जब एरिया कुछ कवर ही नहीं कर रहा है ये, तो वर्क डन जीरो होता है। तो इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है उसमें वो वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। तो इस वाले ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हैं हम ऐसे ही, ठीक है। आइसोकोरिक को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बचे हैं हमारे पास तीन प्रोसेस, एडियाबेटिक, आइसोबारिक और आइसोथर्मल। तीनों का हम पीवी आरेख बनाते हैं। देखिए ये बनाया हमने इधर तीनों का पीवी आरेख। देखिए बड़ा करके बनाता हूँ मैं इधर, ये वी हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। इनिशियल पॉइंट मान लिया मैंने, ये क्या है हमारा, ये V0 मान लेते हैं। इसको हम कर रहे हैं V2, फिर से आधा कर रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट को मैं इधर लेके गया, ठीक। ये V2 यहाँ पे हमें लेके आना है। आइसोथर्मल कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये बना अभी पीछे बनाया था। एडियाबेटिक क्या बनेगा, इससे और तीखा बनेगा, ठीक है। वॉल्यूम निकाल के देखेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे तो देखिए वॉल्यूम किसका ज़्यादा आएगा, एडियाबेटिक का ज़्यादा आएगा। एडियाबेटिक का आएगा ना ज़्यादा, अभी पीछे भी निकाल के देखा था, आइसोथर्मल से ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें एक तीसरा भी था, आइसोबारिक भी था, ठीक है। आइसोबारिक क्या होता है, जिसमें प्रेशर इक्वल होता है। तो इनिशियल पॉइंट से खींचना है लाइन, ये ध्यान रखना है। इनिशियल पॉइंट क्या था, ये था, यहाँ से हमने इसको लाइन को खींच दिया। अब देखिए ये खींच दिया लाइन, तो ये जो ये वाली लाइन है, ये क्या है, आइसोबारिक वाली है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे कम क्षेत्रफल या फिर सबसे कम वर्क डन किसके द्वारा होगा, कौन सी प्रोसेस के द्वारा होगा, तो आइसोबारिक के द्वारा होगा, है ना। इन तीनों में किसके द्वारा होगा, आइसोबारिक, क्योंकि ये सबसे कम क्षेत्रफल कवर कर रहा है, आइसोबारिक वाला यही। और मैंने आपको ये बोला था इनिशियल पॉइंट को ध्यान में रखना है, यहीं से लाइन खींचना है, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान नहीं रखता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि जो आइसोबारिक है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान रख के यहीं से आपको लाइन खींचनी है, यहीं से आपको कर्व बनाना है, ठीक। तो सबसे कम क्या होगा, आइसोबारिक द्वारा। उसके बाद क्या होगा, आइसोथर्मल द्वारा। और सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल कवर करेगा वो करेगा आपका एडियाबेटिक। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कवर कर रहा है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा वर्क डन भी यही करेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, एडियाबेटिक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। सबसे ज़्यादा वर्क डन किसके द्वारा होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग वर्क डन फॉर द सेम चेंजेस इन वॉल्यूम, ठीक है। सेम वैसे क्वेश्चन है, बताना है कि वर्क डन इंक्रीजिंग फॉर्म में बताना है, इंक्रीजिंग यानी हमें बताना है सबसे कम वर्क डन किसके द्वारा किया जाएगा, फिर उसके बाद किसके द्वारा, सबसे ज़्यादा वर्क डन किसके द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम बोला नहीं गया है कि घटाना है बढ़ाना है, बस उसने बोला चेंज करना है। तो जब भी आपको बोले ना सेम चेंज करना है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको वॉल्यूम बढ़ाना ही है एक समान अंतराल पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सारी कहानी उल्टी हो जाएगी। अभी तक हम वॉल्यूम को घटा रहे थे, तो इसलिए एडियाबेटिक सबसे ऊपर जा रहा था। अब देखिए अब क्या होगा, ये बना दिया मैंने पीवी आरेख, ठीक है। पीवी आरेख बन गया। ये था हमारा वॉल्यूम शुरू में V1, अब देखिए यहाँ पे था V1 और ये हो गया V2, चेंज कर दिया हमने, बढ़ गया वॉल्यूम, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा था आपको शुरू में कि एक तो आपको इसका ध्यान रखना है कि वॉल्यूम को किधर के साइड बढ़ाना है घटाना है, ये देखना है, ठीक है। तो V1 से V2 हो गया, ओके। अब हम यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या होगा हमारा, ये होगा इनिशियल पॉइंट, ये होगा, ठीक है। इनिशियल पॉइंट ये होगा। अब यहाँ से हम लाइन खींचते हैं, सबसे पहले आइसोबारिक का खींच देते हैं, सबसे इजी होगा। यहाँ से हम आइसोबारिक का खींचेंगे तो ये बिल्कुल सीधा लाइन खींचना चाहिए आइसोबारिक का, ये खींच गया आइसोबारिक, ठीक है। इसके बाद आइसोथर्मल का लाइन ये जाएगा। अब देखिए ये होता है पीवी आरेख, ऐसे खींचती है लाइन। अब जहाँ पे आपका जो भी इनिशियल पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे इस टाइम हम इधर इनिशियल पॉइंट ले रहे थे इसलिए ऊपर की साइड खींच रहा था, और अगर इधर इनिशियल पॉइंट है तब नीचे की साइड लाइन खींचती है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये हो गया पीवी आरेख। अगर इनिशियल पॉइंट आपका इधर है, दाईं साइड है, तो ऊपर की साइड खींचेगा कर्व। और अगर आपका इनिशियल पॉइंट इधर है, बाईं साइड है, तब आपका जो कर्व खींचेगा वो नीचे की साइड खींचेगा, ठीक है। तो ये था इनिशियल पॉइंट, ठीक है। इस साइड है हमारा इनिशियल पॉइंट, तो इसलिए कर्व जाएगा नीचे की साइड, ये हो गया आइसोथर्मल। और एडियाबेटिक अब आ जाएगा इसके नीचे, और सबसे ज़्यादा घुमाव इसी में होगा। देखिए इससे भी ज़्यादा घुमावदार है ना, तो ये आ गया इसके भी नीचे, आइसोथर्मल के नीचे भी आएगा एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो एडियाबेटिक प्रोसेस सबसे नीचे आ रहा है उसका कर्व, उसके बाद आ रहा है आइसोथर्मल, उसके बाद आ रहा है आइसोबारिक, ठीक है। तो आइसोबारिक, अब देखिए हमसे पूछा गया था वर्क डन, तो मैंने क्या बोला था, जो ये कर्व है और जो ये वी वाली लाइन है, इसके द्वारा जितना भी एरिया कवर किया जाएगा वही वर्क डन होता है, ठीक। तो सबसे कम तो एडियाबेटिक कर रहा है, उसके बाद आपका आइसोथर्मल कर रहा है, और सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है ये आइसोबारिक। तो यानी सबसे ज़्यादा वर्क डन कौन करेगा, आइसोबारिक। उसके बाद कौन करे, उससे कम कौन करेगा, आइसोथर्मल। और सबसे कम कौन करेगा, एडियाबेटिक। हमसे पूछा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डब्ल्यू एडियाबेटिक यानी सबसे कम करेगा एडियाबेटिक, उसके बाद करेगा आइसोथर्मल, उसके बाद सबसे ज़्यादा होगा आइसोबारिक, ठीक है। आगे समझ में, तो इसका आंसर क्या हो गया,
ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस में कौन सा जो स्टेटमेंट दे रखा है वो सत्य नहीं है। पहला है कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया, पहले दूसरे क्वेश्चन में ही जब इसकी डेफिनेशन दे रहा था एडियाबेटिक, इसमें एक इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है इस सिस्टम को कवर करने के लिए। क्यों? ताकि जो बाहर का वातावरण है और अंदर का वातावरण, उन दोनों में कोई कनेक्शन ना बने। ठीक है, तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, इंसुलेटर का यूज़ होता ही है। सेकेंड वाला है कि इन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट। तो आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता था? वॉल्यूम होता था। ये तो सरासर गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था प्रेशर की जगह वॉल्यूम। तो दूसरी वाली लाइन ही हमारी गलत हो जाती है। हमसे पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो दूसरी वाली लाइन ही हमारी सही नहीं है। आइसोकोरिक में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। प्रेशर किस में कांस्टेंट होता है? आइसोबारिक में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट। जो थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो क्या बोलता है, किसके बारे में बताता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके बारे में बताता है? एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसमें है? एनर्जी के बारे में। पहले वाले में वर्क की बात कर रहा है, दूसरे में टेम्परेचर, थर्ड में प्रेशर, ये तीन कट गए। फोर्थ में है एनर्जी की बात, तो ये हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 5 if the temperature inside freezer is -20 डिग्री सेंटीग्रेड, the temperature of the surrounding to which it reject heat। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला मैंने आपको शायद थ्योरी क्लासेस में नहीं बताया था, यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला कुछ भी मान लेते हैं, n इज इक्वल टू क्या होता है आपका T2 बाई T1 माइनस T2 होता है। ठीक है, जहाँ पे T2 क्या होता है? T2 होता है आपका इनसाइड का टेम्परेचर, जो रेफ्रिजरेटर के इनसाइड का टेम्परेचर होता है वो होता है T2, और T1 क्या होता है? रिजेक्टेड हीट होता है, जो हीट को वो बाहर निकालता है उसे बोलते हैं T1। और N क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे? ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, याद हो जाएगा, कहीं पे आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो इसमें हम सारी वैल्यू रखते हैं, लेकिन वैल्यू को रखने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बोला था, फिजिक्स में आपको जो भी न्यूमेरिकल करना है सब में आपको क्या करना है? सबसे पहले यूनिट को चेंज करना है SI में। हमें पता है ताप का क्या होता है, टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन होता है, लेकिन यहाँ तो इसने सेल्सियस में दे रखा है। अब आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये जो ऑप्शन है वो तो सेल्सियस में ही दे रखे हैं। ऑप्शन किसी में भी दे रखा होगा, आपको लास्ट में कन्वर्ट करना है उसमें, लेकिन आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो आपको SI में ही करना है, तभी आपका न्यूमेरिकल सही से सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको कर देता हूँ केल्विन में। केल्विन में करने के लिए क्या करूँगा? 273 जोड़ दूंगा। ठीक है, 273 जोड़ना है इसमें 20 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 253 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 253 हो जाएगा। ठीक है, घटाया क्यों ये पता है ना? 273 में अगर माइनस 20 जोड़ूंगा तो 253 ही आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में लगाता हूँ कि ये फॉर्मूला कहता है N इज इक्वल टू T2 बाई T1 माइनस T2। ठीक है, N की जगह कितना है? 5 रखना है। T2 जो इनसाइड का टेम्परेचर है ये अभी हमने निकाला 253, T1 हमें नहीं पता, T1 ऐसे लिख दो, और 253 यहाँ पे T2 है। ठीक है, अब देखिए 5 को मैं इधर भेज देता हूँ। देखिए T1 माइनस 253 बराबर ये कितना था? 253 बाई 5। ठीक है, काटते 5 बजे 25 और 0 5 30। ठीक है, ये हो गया। अब इसको उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 253 प्लस कितना था इधर? 50.6 ये था। इसको जोड़ देते हैं, कितना आएगा? 6 10 हो गया आपका, 2 और 1 3 हो गया, 303.6। ये क्या है? हमारा केल्विन में है। अब हमें अपना आंसर किस में देना है? सेल्सियस में। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 273 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो 303.6 केल्विन में 273 केल्विन घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 6 का 6 आ गया, यहाँ पे 3 में से 3 गया 0 आएगा, 10 में से 3 गया 10 में 7 गया 3 आएगा, या 2 में से 2 0। 30.6 डिग्री सेंटीग्रेड आया, जो कि किसके करीब है? 31 के करीब है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जब भी आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल करोगे SI में करना है सारे यूनिट को चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डेल Q एंड डेल W रिप्रेजेंट द हीट, इसे डेल्टा बोलते हैं इसे। ठीक है, शॉर्ट में मैं इसको डेल बोलता हूँ। तो डेल्टा Q एंड डेल्टा W रिप्रेजेंट किसको करते हैं? हीट सप्लाई को। जो डेल्टा Q है इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट सप्लाई को टू द सिस्टम। एक किसी सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं उसको डेल्टा Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डेल W क्या है? वर्क डन ऑन अ सिस्टम।
ये ध्यान देना है, ऑन ए सिस्टम, सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सिस्टम द्वारा काम नहीं कर रहे हैं, बाय द सिस्टम नहीं है, ऑन द सिस्टम है। अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ मैं आपको। देन द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटन एज, तो फर्स्ट लॉ कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट लॉ मैंने आपको बताया था क्या होता है, डेल क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ, ये होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में भी है। तो गलती कर सकते हो आप, ऑप्शन नंबर ए करोगे, ऑप्शन नंबर ए टिक करके निकल लोगे और गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे हमें साइन को देखना है कि हम वर्क करवा रहे हैं या वर्क दे रहे हैं, पावर सॉरी हीट को दे रहे हैं या हीट वहाँ से आ रहा है, इन सब के अकॉर्डिंग साइन चेंज होता है। और साइन कैसे चेंज होता है देखिए, ये होता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब देखिए हीट हम सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, हीट अगर हम सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को तब आता है पॉजिटिव, डेल क्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है, सिस्टम के ऊपर काम किया जाता है, बाय नहीं हो रहा है, तो डेल डब्ल्यू होगा, यानी जो वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तब इसकी वैल्यू रख देते हैं, तब इसके साइन को रखते हैं, डेल क्यू तो पॉजिटिव आएगा, डेल यू तो ऐसे रहेगा, डेल यू का कोई वही नहीं है, कांस्टेंट है यहाँ पे, और डेल डब्ल्यू अभी क्या आया, नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आ गया। तो जो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बना, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू माइनस डेल डब्ल्यू, ठीक है। समझ में आ गया कि माइनस क्यों आया, क्योंकि सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये किस में, ऑप्शन नंबर सेकंड में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करके सब गलत कर सकते हैं इसको, लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन टू आइसोथर्मल कर्व कट ईच अदर। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप खुद दिमाग लगा सकते हो, नहीं लग रहा है तो आप बना लो ये ग्राफ पीवी। एक आइसोथर्मल ये बनाया मैंने, मान के चलते हैं ये 5 केल्विन का है, दूसरा बनाया मैंने ये 10 केल्विन का, ठीक है। तो क्या कभी ये काट सकते हैं, नहीं काट सकते, कभी नहीं काट सकते, ये तो 5 का ही रहेगा, हर पॉइंट पे 5-5 टेम्परेचर रहेगा, और इस पे हर पॉइंट पे 10-10 रहेगा, तो ये एक दूसरे को कैसे काटेंगे, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते आइसोथर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है। तो रुद्धोष्म प्रसार में मैंने अभी आपको बताया भी था शुरू में कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। वर्क डन के नेगेटिव होने से जो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में आपको हमेशा याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव होगी और जो वर्क डन करेंगे हम उस पर वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी सही हो जाएगा, कि जो वर्क डन ये क्या होता है, डेल यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर यहाँ पे ऐसे दे के रखना है डेल डब्ल्यू बराबर नेगेटिव, तो ये भी बिल्कुल सही होता, ठीक है, ये भी सही है। तो आप देख लेना, अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया तो देख लेना कि अगर ये डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव दे रखा तो भी वो सही है, और अगर इंटरनल एनर्जी को नेगेटिव बोल रखा तभी भी सही है। एडियाबेटिक में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साइकिल टायर बर्स्ट सडनली दिस रिप्रेजेंटेड। एक साइकिल का टायर है वो अचानक फट गया। तो जब भी मैंने बोला कि अचानक से कोई घटना होती है, सडनली होती है, एकदम से होता है ना, तभी तो वो पीक बनता है, बिल्कुल एकदम से घुमाव बनता है। तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस पहचानना हो तो पहली बात तो बहुत जल्दी घटना होगी, एकदम से घटना हो जाए, कोई फट गया या फिर हवा निकल गया टायर से या कुछ हो गया, जो एकदम से होती है घटना, तो वो जरूरी ही क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइकिल का टायर क्या होता है, सडनली फट रहा है, तो ये सडनली वर्ड देख के मेरे दिमाग में आ गया था कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस ही होगा। इसका आंसर क्या हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 सिलेंडर है ए और बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी, 2 सिलेंडर है हमारे पास, समान क्षमता के हैं, एक ए है और एक बी है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दोनों को स्टॉप कॉक के द्वारा जोड़ दिया गया है, ठीक है। अ कनेक्टर ए कंटेन एन आइडियल गैस एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बी इज कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड, बी खाली है बिल्कुल, द एंटायर सिस्टम इज थर्मल इंसुलेटेड, द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, ठीक है, द प्रोसेस इज। तो फिर से अगर मैं एग्जाम हॉल में होता तो मैं इसमें 2 ही चीज़ मैंने देखा और उसके देखते ही साथ में इसका आंसर दे देता एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 सिलेंडर है ए और बी, सिलेंडर ए में क्या है, आइडियल गैस भरा हुआ है जो कि हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है, एसटीपी पे है, और जो सिलेंडर बी है वो दोनों खाली है, दोनों को एक कनेक्टर से कनेक्ट किया गया है, स्टॉप कॉक से, ठीक है। अब बोला गया है कि इसने एक चीज़ और बोला कि जो ये पूरा सिस्टम है ये क्या है, इंसुलेटेड है। तो पहली चीज़ तो यही मिल गया मेरे को, इंसुलेटेड। मैंने क्या बोला था, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो सिस्टम होगा हमारा इंसुलेटेड होगा बाहर के वातावरण से, ठीक है। तो आप इसी से बता सकते थे कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे क्या बोला, सडनली वर्ड आ गया यहाँ पे कि अचानक से वो फट जाता है, ठीक है।
फट नहीं जा रहा है, अब अचानक से खुल जा रहा है, ठीक है। तो अचानक से कोई भी प्रोसेस हो रही है, कोई भी घटना हो रही है, तो वहाँ पे एडियाबेटिक ही होता है। तो इन दोनों वर्ड से आप बता सकते हो कि ये क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस द हीट इज नेदर ऑब्जर्व नॉर रिलीज बाय द सिस्टम। ना ही हीट को ऑब्जर्व किया जाता है, ना ही रिलीज किया जाता है। तो दिमाग लगाओ कौन सी प्रोसेस होगी। ऐसा सिस्टम होगा ना जो थर्मल क्या होगा, आइसोलेटेड होगा बाहर के वातावरण से, तभी तो वो ना तो प्रोसेस दे पाएगा, तभी तो वो ना तो हीट दे पाएगा और ना ही वहाँ से ले पाएगा। और इंसुलेटेड कौन सा होता है, आइसोलेटेड कौन सा होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो सिस्टम होता है वो इंसुलेटेड बोले या फिर आइसोलेटेड होता है बाहर के वातावरण से। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इतने सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसे ऐसे घुमा घुमा के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। और इस वाले चैप्टर की गारंटी तो मैं लेता हूँ कि इस वाले चैप्टर से तो 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छा चैप्टर है, और अगर मैं भी एग्जामिनर होता तो मैं भी इससे 2 क्वेश्चन जरूर बनाता इस चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज ऑब्जर्व 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क इज। इंटरनल एनर्जी बताना है हमें। हमें क्या क्या दे रखा है, हीट दे रखा है, ठीक है, 2 किलो कैलोरी, और हमें वर्क दे रखा है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको, अभी शुरू में पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने, जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट क्लास में था। क्या था, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये था ना। हमें तो इंटरनल एनर्जी से मतलब है, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। ये होता है इंटरनल एनर्जी डेल यू, तो इसको इधर भेज देता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, डेल यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल क्यू माइनस वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, डेल डब्ल्यू, ठीक है। हमें क्यू दे रखा है, हीट दे रखा है, हमें वर्क भी दे रखा है, तो ये निकल जाएगा इजीली। पर यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या होगा कि यहाँ पे इसने क्या दिया है, इसमें किलो कैलोरी में दे रखा है, ठीक है। लेकिन एसआई में क्या होता है, ये एसआई में तो जूल होता है, तो इसको तो पहले हम जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 किलो कैलोरी को हम पहले तो कैलोरी में चेंज करो भाई, तो 1000 से इंटू कर देंगे, आ गया कैलोरी में। जूल में करने के लिए क्या करेंगे, 4.2 से इंटू कर देंगे, आ गया जूल में, ठीक है। ये आ गया जूल में, ये पूरी वैल्यू आ गई जूल में, तो रख देते हैं। डेल यू की वैल्यू, डेल क्यू की वैल्यू क्या आई, 2 इंटू 1000 इंटू 4.2 और माइनस वर्क कितना है, ये तो पहले से जूल में दे रखा है, तो ये रहने देंगे 500 जूल, ठीक है। इसको इंटू करते हैं, 8400 देगा। 8400 में से हमें कितना घटाना है, 500। 8400 में हम 500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7900, ठीक है, 7900 जूल आ गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है, 7900, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, बस हमें एक चीज़ करना है कि एसआई में सब कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, द रिएक्शन इज। जब हम पानी को क्विकलाइम, यानी कि क्विकलाइम किसको बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना ना, हाँ, बिना बुझा हुआ चूने में डालेंगे तो जो ये रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, एक्सप्लोजिव होगी यानी विस्फोटक, एंडोथर्मिक होगी ऊष्मा शोषी होगी, एक्सोथर्मिक या ऊष्मा छेपी होगी, फोटो केमिकल होगी, कैसी होगी। तो ये वाली रिएक्शन तो मैंने खुद से भी करके ही देखा है घर पे। क्या करते हैं हम, जब बिना बुझा हुआ चूना होता है उसमें पानी डालते हैं तो उबलने लग जाता है, बहुत सारी गैस निकलती है उसमें सफ़ेद सफ़ेद, और उबलने लग जाता है। मतलब उबलने का मतलब क्या होगा, वहाँ हीट रिलीज हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा को रिलीज करती है, और जो भी रिएक्शन ऊष्मा को रिलीज करती है, हीट रिलीज करती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, यानी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। अगर मैं इसके उसकी बात करूं केमिकल इक्वेशन, तो क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना CaO प्लस इसमें हमने ऐड किया H2O, तो ये क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना, ठीक है, CaOH का होल टू H, और प्लस इसके साथ क्या निकलता है, हीट, ऐसे निकलता है, ऊपर वाला साइन बनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये बन जाता है हमारा बुझा हुआ चूना, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम एक्स इज नीदर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वाई नॉर विद जेड, द सिस्टम वाई एंड जेड, ठीक है। हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि एक सिस्टम है एक्स, वो ना तो थर्मल इक्विलिब्रियम में वाई के साथ और ना ही जेड के साथ है। तो पूछा गया वाई और जेड क्या है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है मे बी थर्मल इक्विलिब्रियम, बी बोल रहा है नन ऑफ दिस, और सी बोल रहा है कैन नॉट बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, और डी बोल रहा है मस्ट बी। तो मैं आपको, अगर आप मेरी वीडियो को शुरू से देखते आ रहे हो तो मैंने आपको एक चीज़ बोला था, एक मेथड बताया था कि जहाँ भी कट्टरता की बात हो तो उसे तो पहले ही काट देना, और जहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही हो वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अगर मैं वैसे करूँ तो देखिए, पहला ऑप्शन बोल रहा है मे बी, मतलब संभावना दिखा रहा है, मे बी थर्मल इक्विलिब्रियम। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। एक सिस्टम है एक्स और 2 सिस्टम है हमारे पास वाई और जेड,
उसने बोला एक्स ना तो वाई के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, ना ही जेड के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इससे हमें ये तो नहीं पता चला ना कि वाई और जेड क्या है, वो है कि नहीं है, ये नहीं पता चला। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये हो सकते हैं, बोल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि हाँ वो हो सकते हैं, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, तो पहला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, नन ऑफ दिस। अगर आपके क्वेश्चन में नन ऑफ दिस है तो वो 99% चांस है कि वो गलत है, मतलब ये राइट आंसर नहीं होता है। तो इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ। फिर होता है सी ऑप्शन, कैन नॉट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ तो कट्टरता दिखाई जा रही है, कैन नॉट, ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकता कि थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसे काट दो। और डी बोल रहे हैं मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, और डी में बहुत ज़्यादा कट्टरता दिखाई जा रही है कि हाँ वो बिल्कुल ही हो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ना हो, तो ये भी काट सकते हैं। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है कि हाँ वो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला मेथड आपको यूज करना है अपने एग्जाम में, और इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम डिक्रीज इन एन, ठीक है। तो तापमान किसमें घटता है ये पूछा गया है। आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर बराबर ही रहता है, इन दोनों को तो काट ही दो, आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर इक्वल ही रहता है। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन और एडियाबेटिक कंप्रेशन है, ठीक है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, यानी रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है, जो तापमान है वो क्या होता है, वो घटता है, तापमान क्या होता है, घटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में तापमान घटता है। ओके, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, इन एडियाबेटिक प्रोसेस हीट इज नेदर एडेड नॉट रिमूव, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट ना तो दिया जाता है ना ही रिमूव किया जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ तो एक इंसुलेटर की लेयर होती है सिस्टम में, इसलिए ना तो दे सकते हैं ना ले सकते हैं वहाँ से। सो वर्क डन बाय द सिस्टम, अब जो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम आया है यहाँ पे, जो वर्क किया जाएगा सिस्टम द्वारा उसको हमने बोला एक्सपेंशन। इन एडियाबेटिक प्रोसेस विल रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ द इंटरनल एनर्जी, इसके द्वारा क्या होगा, अगर वो कोई काम करेगा तो उसकी एनर्जी तो जाएगी, क्योंकि जो पहला नियम है थर्मोडायनेमिक्स का ये यही तो बोलता है कि एनर्जी के ना तो हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस उसके फॉर्म को चेंज करें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो एनर्जी है वो किस में चेंज हो रहा है, वर्क में चेंज हो रहा है, और वर्क में चेंज हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो इंटरनल एनर्जी है उसकी इंटरनल एनर्जी वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक, कम होता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ के द्वारा हम बोल सकते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। जो इंटरनल एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर इंटरनल एनर्जी घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अ मैक्सिमम इंक्रीज इन एंट्रोपी इज ऑब्जर्व। तो एंट्रोपी और कुछ न्यूमेरिकल है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एंट्रोपी की डेफिनेशन मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊंगा, बच्चों वाली डेफिनेशन बताता हूँ। एंट्रोपी क्या होता है, हमें पता है पदार्थ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स के जो डिसऑर्डरनेस होता है ना, जो उसका रैंडमनेस होता है, उसी को बोलते हैं एंट्रोपी। जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगा उसमें, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मतलब वो रैंडमनेस दिखाएंगे, उतना ही उसका एंट्रोपी होगा, ठीक है। तो हमें पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, जो वो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं वो तो बिल्कुल अरेंज्ड होते हैं, तो यहाँ रेंडमनेस नहीं होता है। लिक्विड में इससे ज़्यादा रेंडमनेस होता है, और गैस में तो भाई सबसे ज़्यादा, गैस में तो इधर उधर बिखरे रहते हैं, यानी यहाँ रेंडमनेस ज़्यादा होता है। तो एंट्रोपी की बात करूँ तो गैस में सबसे ज़्यादा एंट्रोपी, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद क्या होता है हमारा सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो एंट्रोपी सबसे ज़्यादा किस में होती है, गैस में होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, पहला ऑप्शन है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन अ वाटर, जब हम नमक को पानी में मिलाते तब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है कंडेंसेशन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर को हम क्या करते हैं, संघनन करते हैं। और ऑप्शन नंबर 3 है सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन, ठीक है। नेफ्थलीन का जब हम सब्लिमेशन करते हैं, सब्लिमेशन का पता है क्या होता है कि जब हम किसी ठोस को डायरेक्ट क्या बना देते हैं, गैस बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए यही यहाँ पे आएगा हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। अब सही क्यों है, देखिए नेफ्थलीन क्या होता है, ठोस होता है यानी सॉलिड होता है, इसमें क्या होगा, एंट्रोपी कम होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा कम होता है सॉलिड में। और इसको हम डायरेक्ट क्या बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं, नेफ्थलीन को गैस बना रहे हैं, और गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यही तो पूछा गया था, द मैक्सिमम इंक्रीज किस में होगा, जब हम सॉलिड से सीधे गैस बना देंगे। और में देखिए सॉल्ट को हमने क्या बनाया, लिक्विड बना दिया, कंडेंसेशन वाटर को कंडेंस कर दिया हमने, उसको भी लिक्विड बना दिया, इनमें नहीं होगा। लेकिन जब हम सॉलिड को गैस बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी उसमें चेंज होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि हम सॉलिड में सबसे कम एंट्रोपी यहाँ पे होती है, और सबसे ज़्यादा एंट्रोपी इसकी गैस की होती है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, समझ में आ गया। और बाकी एंट्रोपी ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कमेंट के माध्यम से आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।